कैपिटल में लिखते हैं सारे। नहीं, सिस्टम वहाँ पे भी ऐसे ही है कि फर्स्ट कैपिटल आगे स्मॉल स्मॉल या सारे कैपिटल। तो बेसिकली जब बच्चों को सिखाते हैं ना शुरू में तो सारे कैपिटल सिखाते हैं, तो उसके बाद फिर स्मॉल लेटर सिखाते हैं। अच्छा। तो लेकिन कि राइटिंग सिस्टम सारा सेम है, राइटिंग सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो डिफरेंस है ना मेन वो ऐसे है कि हमारा तो होता है पब्लिश करिकुलम ना, जैसे पंजाब बुक बोर्ड हो गया या फेडरल बुक बोर्ड हो गया। आप लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं आजकल यहाँ पे? पंजाब। फेडरल और पंजाब सेम है या डिफरेंट है? तकरीबन वो सेम ही है। तो उनका कोई पब्लिश करिकुलम नहीं है? करिकुलम हमारा नेशनल करिकुलम है ना। अच्छा। अब उसी करिकुलम के साथ में पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है, वो बने हुए सारे। बेसिकली नेशनल करिकुलम है। नेशनल है। तो वहाँ पे उनका ना कोई पब्लिश करिकुलम नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स को भी बुक्स वगैरह नहीं मिलती कोई भी ना। बुक्स ना हमने कभी परचेज की हैं। बुक्स परचेज करेंगे वो जब ईयर 9 से ऊपर जाएंगे, उससे पहले की 6 की कोई बुक नहीं है। तो टीचर उनको पढ़ाएगा, तो जो पढ़ाएगा फिर वो उसी में बच्चे जो ना वो फिर वो एक्सेल करेंगे। यानी वो अब होमवर्क नहीं मिलता वहाँ पे कभी, अभी तक ना आज तक कभी कोई घर होमवर्क नहीं आया वहाँ पे। जो भी करना बच्चे ने वो स्कूल में ही करना है, ठीक, किसी किस्म का होमवर्क नहीं है। तो उसमें जो लर्निंग है ना वो स्कूल में ही होगी, ठीक, और स्कूल में ही एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बच्चों को, जो भी उन्होंने वो अपने वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी वर्क करनी है। तो ये तो हो गया करिकुलम। अब लगता ये जी कि वहाँ पे करिकुलम नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक करिकुलम है वहाँ पे जो कि टीचर्स को दिया जाता है जी कि आपके जो ना आपने बच्चों को ये सिखाना है। सपोज अगर मैथ्स में है कि मैथ्स में आप छोटे बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखानी है, तो वो टीचर पे है जी कि उसने कैसे सिखानी है। फिर वो पेपर जो ना वो फोटोकॉपी करते हैं या प्रिंट करते हैं, तो बच्चों को क्लास में ही मिलेंगे मैथ के क्वेश्चन करने हैं उनके लिए, और क्लास में ही बच्चे टीचर जो वो उनको चेक करके तो बच्चों को गाइड करेगी, ठीक। इसी तरीके से जो इंग्लिश हो गया या बाकी के साइंस के सब्जेक्ट हो गए वो भी क्लास में ही होंगे। तो करिकुलम को टीचर को पता होगा, पेरेंट्स को नहीं पता होता जी कि इनका करिकुलम क्या है आजकल। अगर कोई पेरेंट्स इंटरेस्टेड है तो जाकर टीचर से बात करके पूछ सकता है जिसके बच्चे आजकल क्या सीख रहे हैं, लेकिन घर में कोई उनका करिकुलम या बुक वगैरह नहीं आता। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा वहाँ पे ईयर 9, पहले मैं आपको थोड़ा सा ईयर्स का बता दूँ। वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम है ईयर 1 to 13, यहाँ पे है प्रेप, फिर 1 to 12। तो नंबर ऑफ ईयर्स इतने ही बनते हैं, 13 यहाँ पे बनते हैं, 13 वहाँ पे बनते हैं। तो हमारा प्राइमरी है 5 तक, फिर इंटरमीडिएट 7, 8। तो उनका भी रफली ऐसा ही है, प्राइमरी 1 to 6, फिर इंटरमीडिएट 7, 8, फिर 5 ईयर्स हाई स्कूल के हैं। वहाँ पे कॉलेज का कंसेप्ट नहीं है। तो जो कॉलेज का करिकुलम है वो हाई स्कूल के जो है ना क्लासेस उनमें होगा। कॉलेज का कंसेप्ट नहीं है, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी। तो अब वहाँ पे क्या है कि जो हमारे मैं जो यहाँ की इक्वलेंस ना उसके मुताबिक फिर आपको ईयर्स में बताता हूँ कि ईयर 9 तक कोई आपका वो एग्जाम्स वाला नहीं है। फिर 10, 11 और 12 इसमें आपके जैसे यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे NCA है, फेडरल जो ना वो इंस्टीट्यूशन है, उसके एग्जाम्स होंगे। तो उसके जो एग्जाम्स होंगे ना उसकी बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ठीक। अब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन आपका ओवरऑल नंबर्स पे ही होगा। अगर सपोज किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसके मैथ के नंबर्स की वेटेज ज़्यादा होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की वेटेज कम होगी, ठीक। किसी ने मेडिसिन में लेना है, बायोलॉजी की वेटेज ज़्यादा होगी, इंग्लिश की थोड़ी सी होगी और उसके बाकी सब्जेक्ट्स से थोड़ी सी कम होगी। तो वो चले कि वो कस्टमाइज सिस्टम का उनका एडमिशन का क्राइटेरिया पूरे यूनिवर्सिटीज में। तो ये हो गया एग्जाम्स। तो यानी कि अब समरी ये है कि जी के ईयर 9 तक वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल में जो टीचर है आपका वो बच्चे को डेली बेसिस के ऊपर ना वो जज करेगा, और जहाँ पे उसकी लैक है वहाँ पे फिर उसको टीचर गाइड करता है कि यहाँ पे आप आगे मूव करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक। और ऐसा नहीं करते हैं, जो बच्चे स्लो हैं उनको उनके पेस के मुताबिक कि ये बच्चे पिछले महीने कैसे थे और इस महीने कैसे हैं, ठीक। अब उस बच्चे का किसी और बच्चे से कंपैरिजन नहीं है, बच्चों का इंडिविजुअली होगा कि पिछले महीने कैसी प्रोग्रेस थी और अभी कैसा हो जा रहा है। तो बच्चे में अगर इम्प्रूवमेंट है तो ही इज डूइंग गुड। करिकुलम का क्या है कि हम कहते हैं जी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही आपके करिकुलम से पार्ट है, उर्दू या इस्लाम। अब वहाँ पे क्या है कि आपकी जो स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन ना वो भी पार्ट ऑफ करिकुलम है। जब एंड ऑफ द ईयर आपकी रिपोर्ट कार्ड आएगी तो उसमें ये भी मेंशन होगा जी कि इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या रही हैं पूरे साल में, ठीक। तो अगर सपोज कोई बच्चा है वो हॉकी में अच्छा खेलता है तो उसकी उस बेस पे उसकी जजमेंट होगी और वो बताया जाएगा कि ही इज़ वेरी कीन इन हॉकी और जो अदर स्पोर्ट्स हैं। अब
जो ये तो होगी स्पोर्ट्स, इसके अलावा क्या है जी कि स्कूल्स में आपकी स्टिचिंग आपको सिखाई जाएगी, ठीक, मल्टी मटीरियल जैसे यानी कि स्पोर्ट्स, जैसे यहाँ पे वर्कशॉप में कोई हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक, वो चीज़ें स्कूल में सिखाई जाएंगी। तो उसकी बेस पे बच्चे की वो यानी कि जो स्पोर्ट कार्ड है उसमें वो होगा। अब सिर्फ ये नहीं जी कि बच्चे ने किया क्या, उसमें ये भी टीचर बताएगा आपको कि बच्चे ने इंटरेस्ट कितनी ली, उससे हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, दैट्स डजंट मैटर। अब ये टीचर की जो मेन कंसंट्रेशन होगी कि बच्चे ने इंटरेस्ट कितनी ली और एफर्ट कितनी लगाई और टीम वर्क कितना किया। जो ये चीज़ें हैं इसकी बेस पे उसकी उनकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी और इसी बेस पे उसको ट्रेन किया जाएगा कि बच्चा जो है वो कैसा जा रहा है। स्किल्स इंड्यूस करने के लिए, सपोज आपका बच्चा जो है ना वो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतना तेज़ नहीं है, तो क्या होगा कि एक वीक होगा स्कूल में जिसमें वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक। फिजिकल एक्टिविटीज़ होता क्या है कि बच्चा अगर आइसोलेशन में कोई काम कर रहा है तो उसकी वो इतनी इंटरेस्ट नहीं बनेगी, लेकिन जब एक ग्रुप में वो काम कर रहा है, इर्द गिर्द लोगों को देख रहा है कि वो लोग यही काम कर रहे हैं, तो उससे बच्चे की अपनी इंटरेस्ट बन जाती है जी कि हाँ मैंने भी ये काम करना है, ठीक। तो वो एक वीक होगा पूरा कि जो स्पोर्ट्स का वीक होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स होंगी, तो उससे क्या होता है कि फिर बच्चे में ना स्पोर्ट्स की वो एक्टिविटीज यानी कि वो इंटरेस्ट बनती है और वो ना स्पोर्ट्स के अनुसार आगे बढ़ता है। आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा कि वो स्पोर्ट्स इतनी जरूरी क्यों है, ठीक। इसी तरीके से उनका ना एक वीक का कैंप भी होता है जिसमें बाहर जाके वो हाइकिंग करेंगे। जैसे मेरी बेटी है अभी 8वीं क्लास में, तो उन्होंने 20 किलोमीटर की ना हाइक की थी पिछले दिनों ना, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे हाइकिंग में जिनकी इंटरेस्ट डेवलप होगी फिर वो आगे भी हाइकिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा जी फिजिकली फिट रहेंगे। लेकिन अगर हमें किसी किस्म का एक्सपोजर नहीं मिलेगा किसी किस्म की हाइकिंग का या वॉक का या साइकिलिंग का, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब वो ग्रुप में ये एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या होगा जी कि वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी बच्चों में, तो वो फिर वो आगे भी वो चीज़ एक्टिविटी करेंगे। तो स्पोर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब वो हम यहाँ पे जो आपका है लर्निंग यानी कि सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो हो गए, इस पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे हम स्ट्रेस नहीं देते। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी जाती है। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप में जो रेजिलियंस होती है ना, रेजिलियंस वो बहुत क्रिटिकल होती है, ठीक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 लोगों को सेम सिचुएशन में डाला जाए तो उनमें से वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक वीक है, ठीक। तो सेम सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक। तो नॉर्मली होता है कि आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आप यानी कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है तो जो आपका अपना सेल्फ है, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी जाती है जी कि आप बच्चों को रेजिलिएंट बनाएं, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। अगर फिजिकली स्ट्रांग होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा बच्चा, तो वो लाइफ में मुश्किल किस्म की चीज़ें आएंगी, उसके प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी सिचुएशन आएगी उसको इजीली ओवरकम कर लेगा। अगर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में तेज करते हैं तो बच्चा किस हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हाँ, वही ना कि आप सपोज अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, ठीक, कोई बच्चा ज्यादा सॉल्व कर सकता है इजीली, कोई बच्चा मुश्किल यानी कि उसका इजीली सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन अगर वो रेजिलिएंट होगा ना, स्ट्रांग होगा ना, तो वो एफर्ट लगाएगा उस पर ना, तो जब बंदा एफर्ट लगाएगा तो अल्टीमेटली वो अपना गोल अचीव कर लेगा। 2 तरह का कंपटीशन आ जाता है ना, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंटर होता है जो 2 पे डिफरेंट होता है और इंट्रा जो सेम सिचुएशन दी जाती है। सही। तो ज्यादा स्ट्रांग में यही होता है इंट्रा कंपटीशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसमें क्या है जी कि सपोज यानी कि अगर आप रेजिलिएंट हो ना तो आप जो ना वो किसी किस्म की सिचुएशन भी आप सामने आए तो आप उसको ओवरकम कर लोगे, आप जो ना वो उसको गिव अप नहीं करोगे। तो जब आप उसको ओवरकम कर लोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो जो आपकी लाइफ सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है तो आपकी अपनी रेजिलियंस। तो इसलिए फिर वो रेजिलियंस डेवलप करने के लिए भी ना ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, स्पोर्ट्स हो गई, ठीक, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, तो वो बच्चों को सिखाई जाती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ में, ठीक। इसी तरीके से आपकी जो ये तो होगी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उस पर भी फिर वो फोकस करते हैं कि अगर आपके बच्चे को कोई थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना किया जाए, उसको ऑब्जर्व करें, ठीक, और उसका सोल्यूशन निकालें, ठीक। तो इसके लिए अगर आपको साइकेट्रिस्ट को रेफर करना पड़ता है, अगर यानी कि यहाँ पे क्या कहते यहाँ पे साइकेट्रिस्ट को रेफर करना एक किस्म का वो टैबू समझा जाता है, यानी कि बहुत यानी कि बुरी बात समझी जाती है।
लेकिन ये चीज़ गलत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना, आप साइकियाट्री से बात करें, वो आपको इजी एक्सरसाइज बताएगा माइंड की, तो आप वो उस प्रॉब्लम को इनिशियली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये कैंसर की तरह ही होता है। जैसे सपोज कैंसर आपकी वेरी फर्स्ट स्टेज के ऊपर आप उसको डायग्नोज कर लें, उसका यानी कि आपके पास ट्रीटमेंट है। ठीक, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, 6 महीने गुजर के, साल गुजर के, फिर वो ट्रीटेबल नहीं रहता। इसी तरीके से आपकी जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज है ना, वो भी आप शुरू में आप उनको पता कर लें या उनकी ट्रीटमेंट कर लें, तो वो प्रॉब्लम रहते नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप उनको इग्नोर करते जाएं तो आपके एक स्टेज ऐसी जहाँ पे वो फिर क्यूरेबल नहीं रहते, फिर आपको फर्दर लाइफ टाइम वो उनके साथ चलना पड़ता है। तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं जो एक टीचर जो हम बच्चों को आई थिंक सो 15 से 20 के करीब स्टूडेंट होते हैं। तो वहाँ पे ना टीचर टू स्टूडेंट रेशियो पे काफ़ी ज़्यादा वो है, क्योंकि आपने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है। ठीक, ना कि एक पूरे यानी कि वो ग्रुप को। अब उसमें क्या है कि एक सपोज आपकी एक क्लास है, वो एक नॉर्मल पेज से जा रही है, तो उसमें सपोज आप कहते हैं कि ये 4 बच्चे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं मैथ्स में, तो उनको वीक में एक दिन 4 बच्चों को सेपरेट क्लास लेंगे और फिर बाकी क्लासेस से भी 4 बच्चे आएंगे, तो उनके लिए एक हाई लेवल का वो मैथ कराएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मैथ की एग्जांपल। तो स्पोर्ट्स में तो वो खुद ही होता है कि वो जब अच्छे बच्चे होंगे वो ग्रेडिंग करते करते एक डिफरेंट टीम में चले जाएंगे, जो एवरेज होंगे वो डिफरेंट टीम में रह जाएंगे। तो स्पोर्ट्स में तो वो खुद ही वो ग्रेडिंग हो जाती है। दूसरा सर, आपकी जो कि मैथ के टीचर स्टूडेंट रहे हुए हो, तो ज़ाहिर है उस वहाँ का मैथ्स और इधर के मैथ्स में क्या फर्क है? जो आपने पढ़ा है ना मैथ, हम वही पढ़ा रहे हैं। 1956 की हमारी मैट्रिक ऐसे ही है ना, या उसके बाद 1999 की हमारी एफएससी है, 98 की। जो हमने वो मैथ पढ़ा है ना, सेम अभी तक हम वही मैथ पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ का मैथ और इसके मैथ में क्या फर्क है? अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ लॉजिकल थिंकिंग, मैं इसको बस अभी एड्रेस कर दूँ इस क्वेश्चन के आंसर में कि हम मैथ करते हैं कि 6 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 × 5 क्या हो गया। ठीक, ये तो हर जगह पे मैथ होता है, बेसिक मैथ यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद एक स्टेप आता है जी कि आपने मैथ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो उसमें जब हम मैथ पढ़ते थे तो उसमें क्वेश्चन आते थे जी के वो स्टेटमेंट आती थी क्वेश्चन की, जी फुटबॉल फील्ड है, ठीक, उस पे एक बंदा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे गया, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक, फिर उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे गया तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक, तो इसका आप पैरीमीटर बताएं। ठीक, दैट्स द सेम थिंग कि सिंपल मैथ है, लेकिन उसमें क्या होगा कि बच्चे को लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि इसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना पड़ता है। तो हम क्या करते थे कि सिंपल मैथ तो कर लिया, लेकिन आखिर में जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी ना, वो हम छोड़ देते थे, था हमारे भी करिकुलम में। तो वहाँ पे क्या है कि इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस दी जाती है कि आपने लॉजिकली चीज़ों को कैसे अप्लाई करना प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक, तो ये बेसिकली लॉजिकली ना वहाँ पे वो डिफरेंस है, लेकिन मैथ टोटल सेम है, मैथ में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट वही है कि लॉजिकल है। हाँ, बेसिकली उनको ना प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स दी जाती हैं, तो उसमें फिर वो अपनी इक्वेशन बना के तो खुद वो सॉल्व करते हैं। हमें वहाँ का मैथ्स की बुक मिल सकती है? हमारा न्यूजीलैंड का पब्लिश करिकुलम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है, वो मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया की, या ऑक्सफोर्ड की भी तकरीबन सेम है, वैसी है। तो ठीक है, वो आप मुझे जो उसका फॉर्मेट होगा ना सॉफ्ट फॉर्म में, करिकुलम स्कूल से मिल तो सकता ही है ना? हाँ, वो मिल जाएगा। हाँ, तो वैसे क्योंकि अब ईयर 9 से आगे तो एग्जाम्स हैं उनके ना, तो उनका पब्लिश करिकुलम होगा, तो अगर कोई मुझे बुक मिल जाए तो मैं आपको ना वो तस्वीर लेके भेज दूंगा। ठीक, तो एक ये होगी मैथ की एग्जांपल में लॉजिकल थिंकिंग होगी। तो जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, वो हर फील्ड में फिर उनको ना वो सिखाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ना। ठीक, यानी कि सपोज जैसे हम वो जीआरई के टेस्ट में करते थे जी के, अगर आई प्रॉब्लम है कि हमारे पास 4 कमरे हैं, ये पर्सन इस पर्सन के साथ कमरे में रहना चाहता है, ये पर्सन इसके साथ रहना चाहता है, तो जैसा कि वो डिफरेंट सिचुएशन आएगी, तो आपने अरेंज करना है कि किस पर्सन को किस कमरे में ठहराया जाए। तो इस किस्म के लॉजिकल क्वेश्चंस ना वहाँ पे करिकुलम एनालिटिकल क्वेश्चन, एग्जैक्टली जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो ये भी फिर उनके करिकुलम का पार्ट है कि वो उनको सिखाया जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बन जाएगी। इन्फॉर्मेशन तो बच्चे वो तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप कहीं पे भी चलेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, लेकिन बेसिकली एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है कि आपको वो
पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगे कि आपको लॉजिकली थिंकिंग सिखाएंगे जी कि आपने आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है इसको लॉजिकली अप्लाई कैसे करते हैं। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है कि हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसको रीड करना आ जाए तो यू आर एजुकेटेड, और उसको एट द एंड ऑफ द ईयर उसके एग्जाम्स डीसी बेस पे होंगे। तो बेसिकली एजुकेशन इज मोर काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, कि आप ट्रेन कैसे करते हो बच्चों को। ठीक, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी कि हम सपोज एक इंग्लिश का पैराग्राफ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को कहते हैं जी कि इसको याद करो, कल सुना जाएगा या इसको लिखना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा कि आप पढ़ाओगे नहीं, आप बच्चे को कहोगे जी के इसको खुद पढ़े वो। ठीक, फिर जब वो लिखेगा तो उसको वो चीज़ लिखने को नहीं कही जाएगी, उसको लिखने को कहा जाएगा कि कल शाम को उसने क्या किया या वीकेंड में उसने क्या किया। चाहे एक सेंटेंस लिख दे, चाहे एक पैराग्राफ लिख दे, तो उसको पब्लिश्ड लिटरेचर से कुछ नहीं लिखना, उसको अपने माइंड से लिखना है कि उसने क्या किया। तो फिर जब वो लिखेगा तो उसमें फिर टीचर चेक करके ग्रामर की मिस्टेक्स या कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो वो बताएगा। तो इस तरीके से क्या है जी कि बच्चे को राइटिंग सिखाएंगे कि उसके माइंड में क्या है उसको पेपर पे ट्रांसफर करे, तो टीचर फिर वहाँ से उसको बताएगा जी कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये राइटिंग सिखाने के लिए। अब रीडिंग के लिए क्या है कि जो पब्लिश बुक है उसमें से नहीं, उनको स्टोरी बुक्स दी जाती हैं और डेली हाफ एन आवर या 1 आवर दिया जाता है जी कि आप इसको रीड करें। आपके पास ये 50 ऑप्शन हैं, जो आपकी पसंद की बुक है वो आप रीड कर लें और आपके जो लेवल के मुताबिक है। ठीक, वो फिर बच्चा रीड करेगा तो फिर उसमें से टीचर पूछेगा जी हाँ इसमें रीड आपने क्या किया, बस ये कंफर्म करने के लिए कि इसमें आपने क्या सीखा इस बुक में या आपने क्या पढ़ा। तो इस तरीके से वहाँ पे रीडिंग और जो राइटिंग है ना वो सिखाई जाती है, ना कि वो पब्लिश्ड जो है वो टेक्स्ट बुक्स है। सपोज 15 स्टूडेंट हैं तो उसमें ये फोर्स करते हैं कि ये स्टूडेंट है इसका ये लेवल होना चाहिए, उसका जो अपना पेस है उसको उस पे ही चलने दो। और बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि एक स्टूडेंट इस फील्ड में बहुत स्लो है तो किसी और फील्ड में वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो उसमें बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता कि आप जो है ना वो एक खास पेस पे चलो, जो उसकी अपनी स्पीड है उस पर चले, लेकिन चले सही, एफर्ट लगाए वो। तो इसलिए जब बच्चों को जज करते हैं तो वो जज इसी चीज़ पे करते हैं कि बच्चा एफर्ट लगा रहा है या नहीं लगा रहा, या टीम वर्क में कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी प्रोग्रेस के ऊपर उसको ना वो जजमेंट कर। रेजिलियंस के बारे में बता दिया, व्हाई रेजिलियंस इज क्रिटिकल इन लाइफ, क्रिटिकल मैटर। तो इसमें जितने पॉइंट्स थे वो तो बेसिकली कवर हो गए। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो? सर हमारे जैसे अच्छा आपने बताया कि बुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता जी, तो फिर नोटबुक्स भी नहीं होती बच्चों को राइटिंग वगैरह राइटिंग कैसे सिखाई जाती है? वहाँ पे क्या है कि हम साल के शुरू में ना वो हमें देंगे एक लिस्ट की, आपने इतनी नोटबुक्स बच्चों को लेकर दे देनी है, तो बच्चे वो नेक्स्ट स्कूल ले जाएंगे। ठीक, तो वो स्कूल में ही रहेंगी वो नोटबुक्स ना, नोटबुक्स हैं वहाँ पे ना, कॉन्सेप्ट है बस घर नहीं मिलेगा। हाँ वो घर नहीं आएंगी, वो नोटबुक्स उस स्कूल में ही रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ये ना फिर वो आपके पास आ जाएंगे। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जो टोटल सॉफ्ट पे शिफ्ट हो गए हुए हैं, यानी कि वो पेपरलेस हो गए हुए हैं। हाँ। कई कलम भी पेपरलेस, जैसे सुना है नॉर्वे है, डेनमार्क है या स्वीडन है, ये कंट्रीज ऐसे हैं। लेकिन उधर अभी नहीं है, उधर अभी यही है कि पेपर टेस्ट कैसे होती है, असेसमेंट कैसे होती है। असेसमेंट, अच्छा पहले मैं उसको बताता हूँ पेपरलेस का। हाँ। तो उसमें क्या है जी कि उनकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक, स्टूडेंट को उसका आईडी और लॉगिन मिल जाता है। ठीक, तो उसने स्कूल में अपने ऑन टाइम में ना उसमें वो सॉल्व करना होता है। सपोज मैथ का कोई है तो वो मैथ का वो सॉल्व करेगा, तो उसमें से जितने ठीक हैं गलत हैं फिर वो जो गलत हैं फिर उसको एक्सप्लेन करें कि गलत क्यों है। तो लेकिन कोई एप्लीकेशन है, लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग है ना वो अभी तक पेपर बेस ही चल रहा है। तो मैथ का भी कभी कभी वो पेपर बेस चलता है, लेकिन मैथ का ज़्यादातर वो जो उनकी एप्लीकेशन वो है। तो जो असेसमेंट है वो बेसिकली है कि जो टीचर है ना आपका, वो आपने जो टेस्ट लेके सपोज कि आपने टीचर ने क्लास में 5 क्वेश्चन कराए, फिर स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन किए, ठीक, टीचर ने गाइड किया, उसने बाकी जो 5 में से 4 ठीक किए, एक गलत, टीचर ने गाइड किया कि 5वां कैसे ठीक करना है, वो ठीक हो गया। इसकी बेस पे असेसमेंट नहीं होगी। टीचर की जो असेसमेंट होगी ना, जो थ्रू आउट द टर्म जो उसके साथ काम किया उसकी बेस पे असेसमेंट होगी। मैं अभी आपको रिपोर्ट कार्ड का सैंपल दिखाता हूँ तो उसमें वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि असेसमेंट क्या है। तो इसमें जो है ना फर्स्ट वन, ये इसकी पूरे साल की असेसमेंट है।
तो मल्टी मटीरियल्स क्या है कि एक आपकी वो वर्कशॉप टाइप है जिसमें आपने बनाना है कोई छोटा सा आइटम, जैसे किचन बनाना है या पिलो स्टिच करना भी सिखाया था उनको, या बेसिक यानी कि अंडा कैसे पकाते हैं, बेसिक जो ना वो किचन स्किल्स जो ना वो सिखाई जाती हैं।